गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? तो लास्ट क्लास में हम लोग पिरामिड्स की बात कर रहे थे, पारिस्थितिक तंत्र में जो पिरामिड बनते हैं। और मैंने बताया था कि पिरामिड है क्या, तो आप कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषी स्तरों का चित्रीय प्रदर्शन कर रहा है। तो चित्रीय प्रदर्शन करते हैं और किस चीज का? तो हम करते हैं ऊर्जा का, हम करते हैं बायोमास का और हम करते हैं संख्या का। तो विभिन्न पोषी स्तरों पर क्या स्थिति होती है, इसकी हम बात कर रहे थे। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को शायद बताया था संख्या पिरामिड के बारे में। तो हमारा लास्ट डिस्कशन संख्या का पिरामिड यही चल रहा था और संख्या पिरामिड हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और संख्या पिरामिड को हमने स्थल और जल दो भागों में बांटा हुआ था। स्थल स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में भी दो, एक था घास भूमि और दूसरा था वन पारिस्थितिक तंत्र। दो एग्जाम्पल लिए थे हम लोगों ने, है ना। तो घास भूमि पे हमने देख लिया था कि घास भूमि है और घास भूमि में जो पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है संख्या के पारिस्थितिक तंत्र का, तो कैसे होगा? ऊपर की ओर जाएंगे, यानी जो ट्रॉपिक लेवल 1 है वहां पर घास होती है, तो घास की संख्या अधिक है और उस पर आश्रित हुए सर्वोच्च उपभोक्ता की ओर जाते हैं। तो जैसे जैसे घास भूमि से, यानी हम कह सकते हैं उत्पादक से सर्वोच्च उपभोक्ता की ओर जाते हैं, तो उत्पादक से सर्वोच्च उपभोक्ता की ओर जाने पर संख्या क्रमशः घटती चली जाती है और पारिस्थितिकी का जो पिरामिड होता है या संख्या का जो पिरामिड होता है वो कैसा बनता है? तो सीधा बन जाता है। ठीक है। दूसरा हम डिस्कस किया था हम लोगों ने, लास्ट पॉइंट था तो थोड़ा सा जल्दी में बता दिया था मैंने, क्योंकि यहां पर और भी क्लासेस होती हैं। तो वन पारिस्थितिक तंत्र में मैंने कहा था कि ये कोई वृक्ष है, और जो ट्रॉपिक लेवल 1 है हमारा, इस ट्रॉपिक लेवल 1 पे क्या कौन है? तो यहां पर है कोई वृक्ष, और ट्रॉपिक लेवल 1 पर वृक्ष है, एक वृक्ष हो सकता है। उस पर आश्रित जो जीव हैं शाकाहारी हो सकते हैं, ट्रॉपिक लेवल 2 पर होंगे, उनकी संख्या वृक्ष की संख्या से अधिक है। इस वृक्ष पर आश्रित यानी शाकाहारियों पर आश्रित जो हैं तो पैरासाइट्स हैं, जिसे हमने क्या कहा था? परजीवी कहा था। तो उन पर आश्रित जो परजीवी हैं उनकी संख्या और अधिक हो सकती है। ऐसा हो सकता है ना कि वृक्ष पर आश्रित शाकाहारी पर आश्रित परजीवी की संख्या क्रमशः बढ़ रही है। तो जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल 1 या हम कह सकते हैं उत्पादक से शीर्ष उपभोक्ताओं की ओर बढ़ रहे हैं, क्रमशः पाते हैं कि वैसे वैसे संख्या भी क्या है? तो बढ़ रही है। तो जब संख्या बढ़ रही होगी इसका मतलब है कि पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा, क्योंकि यहां पर क्या है? संख्या कम है और यहां पर संख्या अधिक है। यहां क्या था? यहां पर संख्या कम थी और यहां संख्या यहां संख्या अधिक थी और यहां संख्या कम थी, है ना। तो हमने देखा घास भूमि में पिरामिड उल्टा बन रहा है, तो वो सॉरी, घास भूमि में पिरामिड सीधा बन रहा है और वन पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड उल्टा बन रहा है। ठीक है। तो घास भूमि में कैसा पिरामिड? सीधा पिरामिड, और वन पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा पिरामिड। अब हम लोग बात करते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र में संख्या पिरामिड की। तो संख्या पिरामिड की ही बात कर रहे हैं और हम लोग कहां पर चलते हैं? हम चलते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र में। जलीय पारिस्थितिक तंत्र, और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में हम देख रहे हैं संख्या पिरामिड को। किसको देख रहे हैं? तो ध्यान से समझना है, संख्या पिरामिड। ठीक है, संख्या पिरामिड की बात करते हैं। ठीक। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि उत्पादक हैं और इन पर आश्रित हैं शाकाहारी, इन पर आश्रित हैं
मांसाहारी, ऐसे ही होगा। इन पर आश्रित होंगे आपके शीर्ष मांसाहारी, यही होगा। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक के स्तर पर कौन होगा? तो आप कह सकते हैं कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में सर उत्पादक के स्तर पर फाइटोप्लैंक्टन होंगे, है ना। तो यहां पर क्या होगा? इस स्थान पर होंगे फाइटोप्लैंक्टन। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेंगे क्या? जू प्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन मिलेंगे, फिर हमें मिलेंगे क्या? जू प्लैंक्टन, फिर मिलेंगी छोटी मछलियां, और इन पर आश्रित होंगी कौन? बड़ी मछलियां। ऐसे ही बनेगा कुछ। तो जो फाइटोप्लैंक्टन है इनकी संख्या जलीय पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक होगी। तो इनसे कम संख्या होगी जू प्लैंक्टन की, और सबसे कम संख्या होगी जो बड़ी मछलियां हैं इनकी, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन क्या है? तो जल में उत्पादन का कार्य कर रहे हैं, पादप हैं, सूक्ष्म पादप हैं, और अधिक संख्या है। ठीक है ना, प्रजनन क्षमता बहुत अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम फाइटोप्लैंक्टन से कहां जा रहे हैं? बड़ी मछलियों की ओर जा रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र में, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, वैसे वैसे संख्या क्रमशः घटती चली जा रही है ना। तो अगर हम बनाएंगे पिरामिड तो कैसा पिरामिड बनना चाहिए? तो हम क्या देख रहे हैं? ट्रॉपिक लेवल 1 से हम गए, ट्रॉपिक लेवल 2 से हम गए, ट्रॉपिक लेवल 3 से हम गए, ट्रॉपिक लेवल 4 की ओर। हमने क्या देखा? हम उत्पादक से किधर जा रहे हैं? तो हम जा रहे हैं शीर्ष उपभोक्ता की ओर। तो क्या हम निष्कर्ष देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि उत्पादक से शीर्ष उपभोक्ता की ओर जाने पर संख्या क्या हो रही है? क्रमशः घट रही है। तो संख्या घट रही है यानी आधार चौड़ा होगा और शिखर नुकीला हो जाएगा। तो ट्रॉपिक लेवल 1 सबसे अधिक संख्या, ट्रॉपिक लेवल 2 इससे कम, ट्रॉपिक लेवल 3 इनसे कम, और ट्रॉपिक लेवल 4 में सबसे कम। यानी हम निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं? पिरामिड का आकार कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा। तो यहां निष्कर्ष लिख सकते हैं आप क्या? वो सॉरी, माफ करिएगा, माय मिस्टेक। पिरामिड का आकार कैसा बनेगा? सीधा। तो यहां निष्कर्ष आप लिख सकते हैं क्या? कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा बनता है। ठीक है, ये बात आप लिख सकते हैं यहां पर। तो ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, पारिस्थितिक पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। तो हम लोग पार्ट बी में हैं, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। अब यहां पर हम लोग लास्ट कुछ टॉपिक बचते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं जियो बायो मैग्निफिकेशन, भू, या उससे भी पहले हम डिस्कस करते हैं जियो बायो केमिकल साइकिल। तो आप लोग हेडिंग लगाइए क्या? भू जैव रासायनिक चक्र। अभी तक हमने देखा कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे हो रहा है। तो निष्कर्ष हमने ये निकाला कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य से आने वाली
सौर ऊर्जा, और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह हो रहा है, और एक पोषी स्तर में से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर, यानी कि क्रमशः पोषी स्तरों के बढ़ने पर ऊर्जा की मात्रा में कमी आती जा रही है। हमने इस बात को डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं कि पदार्थों की स्थिति क्या होती है और पदार्थों का प्रवाह किस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र में होता है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए आप लोग, पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों का प्रवाह। ठीक, इस स्थान पर हमें तीन कॉन्सेप्ट समझने हैं। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। देखिए, सबसे पहला हमें समझना है भू जैव रासायनिक चक्र के बारे में, जियो बायो केमिकल साइकिल। ठीक है, जियो बायो केमिकल साइकिल के बारे में। दूसरा है कॉन्सेप्ट, इसे कहा जाता है जैविक आवर्धन। बायोमैग्निफिकेशन। और तीसरा है जैव संचयन। बायो एक्यूमुलेशन। ये तीन कॉन्सेप्ट हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही इनका इंपॉर्टेंस है। बातों को मेंस में लिखने के लिए अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आता तो इनडायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर में भी इनका इंपॉर्टेंस है। प्रश्न अगर पूछता है वहाँ उन क्षेत्रों में पोल्यूशन से रिलेटेड या पोल्यूशन के अलावा पेस्टिसाइड्स के उपयोग को लेकर के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस टॉपिक को हम लिख सकते हैं इससे रिलेट करके। वो मेंस की बातें हैं, वहाँ पे बताऊंगा कैसे लिखा जाता है। फिलहाल यहाँ पर हम समझते हैं इन तीनों बातों को। ठीक है, क्या होती हैं। तो हमने ये देखा था कि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक क्या हैं। उत्पादक ऐसे पारिस्थितिक तंत्र के वो घटक हैं, क्या हैं, तो आप कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र के वो घटक हैं जो स्वयं अपना भोजन का निर्माण करते हैं। और यहां पर हमने एग्जाम्पल के रूप में लिखा था क्या, हमने लिखा था हरे वनस्पति। यही लिखा था ना हमने, हरे वनस्पति। तो उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र के ऐसे घटक हैं जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और भोजन निर्माण की प्रक्रिया में उत्पादक क्या करते हैं, तो भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया में उत्पादक सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, सूर्य से आ रही थी सौर ऊर्जा, इस सौर ऊर्जा का सिंथेसिस करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और साथ साथ क्या करते हैं, तो आप कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ वायुमंडल से लेते हैं ये CO2 और मृदा से लेते हैं क्या, तो आप कह सकते हैं मृदा से दो चीजें लेते हैं, एक तो जल और दूसरा क्या है, तो दूसरा लेते हैं खनिज तत्वों को, जिसे हम पोषक तत्व कह सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं क्या, पोषक तत्व अथवा खनिज तत्व। ठीक, अब इस बात को समझिएगा।
तो जो उत्पादक हैं यानी कि जो हरे वनस्पति हैं, ये क्या काम कर रहे हैं? पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादन का काम कर रहे हैं। सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा को फुका सिंथेसिस कर रहे हैं और इसे बदल दे रहे हैं किसमें? तो आप कह सकते हैं इसे जैव रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदल दे रहे हैं। ठीक। अब इस जैव रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलने के क्रम में इन उत्पादकों के द्वारा मृदा से जो ये पोषक तत्व लिए जा रहे हैं, ये दरअसल कैसे तत्व होते हैं? सरल तत्व होते हैं। आप कह सकते हैं यहाँ कार्बन भी हो सकता है, यहाँ पर मैग्नीशियम भी हो सकता है, यहाँ पर क्षारीय तत्व भी हो सकते हैं, है ना? तो बेसिकली क्षारीय तत्व भी होते हैं। इन सरल तत्वों को वे लेते हैं और अपनी ऊतकों में संग्रहित कर लेते हैं, यानी कि संरचना का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन पोषक तत्वों का ऊर्जा का भी संचय कर रहे हैं, भोजन निर्माण कर रहे हैं, और पदार्थों का भी क्या कर रहे हैं? संचय कर रहे हैं। और ऊर्जा का इस्तेमाल हो जाता है, ऊर्जा को उपयोग कर लेते हैं, लेकिन पदार्थों का संचय बना रहता है। तो हरे वनस्पतियों ने क्या किया? इन पोषक तत्वों को, जो कि सरल पोषक तत्व हैं, जटिल पोषक तत्वों के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये पोषक तत्व इस स्थान पर आकर के क्या हो गए? आप कह सकते हैं यहां पर ये जटिल पोषक तत्व के रूप में बदल जाते हैं। ठीक। अब इन्होंने बनाया क्या? भोजन, जो कि पोषक ऊर्जा है। अब एक स्तर से, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे स्थानांतरित होगी। तो ये इन उत्पादकों से भोजन प्राप्त कौन करता है? तो आप कह सकते हैं उत्पादकों से भोजन जाता है कहां पर? शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, इन पर जो आश्रित हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं? सर्वाहारी। और जो इन सब का क्या कर रहे हैं? अपघटन का काम कर रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं अपघटक या डिकम्पोजर्स। ठीक। तो देखिए, मृदा ऊर्जा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा तो सूर्य की ऊर्जा है, आकर के सिंथेसिस हो गया, संचित हो गई। अब संचित बस नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ? प्रत्येक पोषी स्तर पर इस ऊर्जा का इस्तेमाल हुआ। तो यहां भी इस्तेमाल हो गया 90%, यहां पहुंची 10%, है ना? अब यहां पर जो पहुंची उसका 90% इसने कर लिया 10% बची हुई अगले स्तर पर पहुंची आगे जाते हुए क्रमशः इसकी मात्रा कम हो गई। तो हम क्या कह रहे हैं? हम एक निष्कर्ष निकाल लिए कि ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह कहां पर? तो पारिस्थितिक तंत्र में। अब दूसरा निष्कर्ष निकालना है। तो देखिए, जो पदार्थ मृदा से गए हरे वनस्पतियों के पास, वही पदार्थ चले गए कहां पर? शाकाहारियों के पास। शाकाहारियों से वो पदार्थ चले गए मांसाहारियों के पास, सर्वाहारियों के पास, और प्रत्येक स्तर पर इन पदार्थों का संचय होता रहा। अंततः ये पदार्थ पहुंच गए अपघटकों के पास, और अपघटकों ने क्या कर दिया? इन पदार्थों का पुनः क्या किया? विघटन कर दिया, इन्हें पुनः तोड़ दिया। और अपघटकों ने इन जटिल पदार्थों को अपघटित कर दिया, विघटित कर दिया, और अपघटक इन जटिल पदार्थों को पुनः किस में बदल देते हैं? सरल पदार्थ के रूप में। और ये सरल पदार्थ फिर हरे वनस्पतियों के द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक। तो कंक्लूजन क्या निकाला हमने? कंक्लूजन हमने ये निकाला कि पारिस्थितिक तंत्र में जहां एक ओर ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पदार्थों का चक्रीय प्रवाह हो रहा है। तो दूसरा निष्कर्ष क्या है हमारा? दूसरा निष्कर्ष ये है कि ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह है और पदार्थों का चक्रीय प्रवाह, चक्रीय प्रवाह हो रहा है ना? तो हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम देखा क्या हमने? कि मृदा में है अपघटक, मृदा में अपघटक हैं, और इन अपघटकों ने क्या काम किया है?
इन अपघटकों ने जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, बेसिकली इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ करके सरल पदार्थों के रूप में बदल दिया था। तो हम कह सकते हैं जटिल पदार्थ को तोड़कर सरल पदार्थ में बदल दिया था। यही किया था ना। अब ये जो सरल पदार्थ हैं ये सरल पदार्थ गए थे कहां पर? सरल पदार्थ गए थे उत्पादकों के पास, और उत्पादकों ने इन्हें क्या किया था? उत्पादक से गए थे ये शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, सर्वाहारी होते हुए कहां पर? अपघटक। और मृदा में अपघटकों ने पुनः इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ दिया। तो इस प्रकार से पदार्थों का चक्र चलता रह रहा है। तो हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, हमने क्या देखा कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैविक समुदाय स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैविक समुदायों के मध्य पदार्थों का जो चक्रीय प्रवाह है, क्या है? पदार्थों का चक्रीय प्रवाह, इसे कहा जाता है भू जैव रासायनिक चक्र, जियो बायो केमिकल साइकिल। तो निष्कर्ष के रूप में आप क्या लिख सकते हैं? निष्कर्ष के रूप में आप लिख सकते हैं कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैविक समुदायों के मध्य पदार्थों के चक्रीय प्रवाह को ही भूजैव रासायनिक चक्र कहते हैं। जहां एक ओर पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, वहीं दूसरी ओर पदार्थों का संचय एवं चक्रीयण होता है। इस बात को लिख सकते हैं आप। ठीक। तो हमने देखा कि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि पदार्थ प्रत्येक स्तर पर संचित हो रहे हैं और अंततः पुनः मिट्टी में आकर मिल जाते हैं और फिर मृदा से पोषक तत्व पहुंच जाते हैं उत्पादक और फिर अनट्रॉपिक लेवल पर। अगर मान लीजिए इस प्रोसेस में, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए इस प्रोसेस में कोई प्रदूषक प्रवेश कर जाए इस स्थान पर, बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर यहां पर इस स्थान पर कोई प्रदूषक प्रवेश कर जाए, जहां से मृदा में पारिस्थितिक तंत्र, मृदा से पारिस्थितिक तंत्र में यानी उत्पादक स्तर पर पदार्थ पहुंच रहे हैं, इस स्थान पर अगर कोई क्या पहुंच जाए, इस स्थान पर अगर कोई प्रदूषक पहुंच जाए, तो ये ऐसा प्रदूषक हो जिसका स्वयं से विघटन ना हो, बल्कि ये पहुंच जाए कहां पर? इस स्थान पर। यानी हम कहें कि ये पहुंच गया है किसी भी तरह से पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश कर जाए। तो जब किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषक प्रवेश कर जाएगा तो प्रदूषक पहुंच जाएगा कहां पर? तो आप कहेंगे सर अब ये पहुंच जाएगा उत्पादक के पास, तो उत्पादक पे जाकर संचित हो जाएगा ना। उत्पादक से पहुंच जाएगा ये शाकाहारी पर, शाकाहारी से ये पहुंच जाएगा मांसाहारी पर, सर्वाहारी में पहुंच जाएगा और अंततः हालांकि अपघटक, जब ये इनकी मृत्यु होगी तो अपघटक तो विकसित कर ही देंगे। लेकिन जब ये प्रदूषक पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश करता है तो आप क्या देख रहे हैं कि प्रदूषक जब पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने के पश्चात पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषी स्तरों पर इस प्रदूषक का क्या होने लगेगा? तो आप कहेंगे सर प्रत्येक पोषी स्तर पर प्रदूषक जाकर के संचित होने लगेगा, है ना। ऊर्जा का तो हम इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन पोषक तत्व तो क्या हो रहे थे? पोषी स्तर में जाकर के संचित हो रहे थे ना। तो प्रदूषक भी
जाकर के संचित होने लगेगा। तो जब कभी किसी पारिस्थितिक तंत्र में कोई प्रदूषक प्रवेश कर जाता है और प्रदूषक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषी स्तरों पे प्रदूषक का संचयन होने लगता है, क्या होने लगता है, प्रदूषक का संचयन होने लगता है, तो इसे कहते हैं जैविक आवर्धन की प्रक्रिया, बायो मैग्निफिकेशन की प्रक्रिया। जैसे ध्यान से समझिए, मान लिया हमने कि ये ट्रॉपिक लेवल 1 है, यहां है ट्रॉपिक लेवल 2 है, यहां है ट्रॉपिक लेवल 3 है, यहां है ट्रॉपिक लेवल 4 है, ठीक। इस स्थान पर पहुंच गया कोई प्रदूषक, प्रवेश कर गया, तो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रदूषक की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, प्रदूषक की मात्रा बढ़ जाएगी। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रॉपिक लेवल 1 में जा गया प्रदूषक, मान लिया डीडीटी गया और ट्रॉपिक लेवल 1 पे गया, फिर 2 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 4 पे जा रहा है, तो 4 में सबसे अधिक मात्रा क्यों बढ़ जाएगी, यानी पोषी स्तर बढ़ने पर सर्वोच्च जो टॉप पे बैठा हुआ है उस पर इसका संकेंद्रण बढ़ता चला जाता है। अगर मान लीजिए डीडीटी का छिड़काव हुआ और यहां पर है पालक के पत्ते या मान लीजिए कोई घास है, ठीक है, तो इंडिविजुअल की अगर बात करें तो यहां मान लीजिए ए अमाउंट गया, सबके पास ए अमाउंट गया, पीपीएम में मापते हैं इसे, तो मान लीजिए सबके पास ऐसे समझ लिए ए सिंगल ए डिजिट अमाउंट गया, लेकिन जब कोई शाकाहारी आएगा इसे खाएगा तो एक पत्ती को तो खाएगा नहीं, कईयों को खा सकता है, तो जो शाकाहारी पर मात्रा जाएगी 3A पहुंच जाएगी, तो बकरी ने खा लिया या हिरण ने खा लिया, तो हिरण के पास जो संचय की मात्रा है वो 3A पहुंच गई। अब हिरण से पोषण प्राप्त कर लिया किसने, शेर ने, और शेर ने एक को नहीं बल्कि 2-4 को कर लिया शिकार, तो कितना पहुंच गया, शेर के पास जो मात्रा जाएगी वो 12A पहुंच जाएगी। तो सबसे अधिक संचय किस पर हुआ, जो टॉप पे पहुंचा हुआ है। तो हम कंक्लूजन सिर्फ इतना निकाल रहे हैं, क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, हम निष्कर्ष ये निकाल रहे हैं कि अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र में कोई प्रदूषक प्रवेश कर जाता है और पोषी स्तरों में वृद्धि के साथ, यानी पोषी स्तर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं प्रदूषण के संचयन की मात्रा भी बढ़ रही है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं जैविक आवर्धन की प्रक्रिया। क्या कहते हैं इसे, इसे कहा जाता है जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन की प्रक्रिया। तो अगर आपसे कोई प्रश्न यह पूछ ले कि अगर डीटीटी का छिड़काव किया जाता है तो डीटीटी के छिड़काव से निम्नलिखित विकल्पों में से किस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, किस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, ठीक, और एक आपके पास ऑप्शन दे दे और ऑप्शन में एक ऑप्शन रहे कौन, जो सर्वोच्च टॉपिक लेवल पे बैठा हुआ है, तो आप क्या लगाएंगे, जैसे आपके पास ऑप्शन दे दिया क्या, बकरी, आपके पास ऑप्शन दे दिया क्या, पालक, आपके पास आंसर दे दिया क्या, हाथी, आपके पास आंसर दे दिया क्या, शेर, ठीक, तो आप क्या लगाएंगे बता सकते हैं मुझे। तो हम क्या समझ रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषक के प्रवेश करने से पोषी स्तरों में वृद्धि के साथ साथ पदार्थ के संचयन की, यानी कि प्रदूषक के संचयन की मात्रा में अगर वृद्धि हो रही है तो हम इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या, जैव आवर्धन की प्रक्रिया अथवा बायो मैग्निफिकेशन की प्रोसेस कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लिया हमने उत्पादक है
इस पर है आश्रित शाकाहारी, इस पर है मांसाहारी। ठीक है, तो देखिए अगर कोई प्रदूषक इस पर प्रवेश कर रहा है, कौन प्रवेश कर रहा है? कोई भी प्रदूषक प्रवेश कर रहा है, पोल्यूटेंट प्रवेश कर रहा है। ठीक, एक ग्राफ बनाते हैं। यहां ग्राफ में हम दर्शा रहे हैं प्रदूषक की मात्रा को, और यहां हम दर्शा रहे हैं समय को। ठीक है, अब हम किसी एक ट्रॉपिक लेवल को लेते हैं। इस स्थान पर ट्रॉपिक लेवल बदल रहे थे, ट्रॉपिक लेवल 1 से 2 में अधिक संकेंद्रण हो रहा था, है ना, मात्रा बढ़ रही थी। 2 से अधिक मात्रा बढ़ रही थी 3 में, 3 से अधिक मात्रा बढ़ रही थी 4 में। तो जब कभी पोषी स्तर बदले और पोषी स्तरों में बदलाव के साथ प्रदूषण के संग्रहण की मात्रा बढ़े तो हम उसे कह रहे हैं जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। लेकिन मान लीजिए कि पोषी स्तर नहीं बदल रहे हैं, यानी पोषी स्तर सेम है, कोई एक पोषी स्तर है, उत्पादक है, हमने कह दिया ट्रॉपिक लेवल 1 है, या हम उत्पादक से पहुंच गए शाकाहारी में, ट्रॉपिक लेवल 2 है। किसी एक पोषी स्तर में चले जाइए, चलते हैं शाकाहारी पे ही, हम ट्रॉपिक लेवल 2 पर है। तो मान लीजिए कि प्रदूषण की मात्रा ट्रॉपिक लेवल 2 पर समय के साथ बढ़े। किसके साथ? समय बीत रहा है और समय बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण के संग्रहण की या प्रदूषण या प्रदूषक तत्वों के संग्रहण की मात्रा समय में वृद्धि के साथ बढ़ रही है। तो अगर ग्राफ में हम कुछ इस तरह से दिखाएं, इस स्थान पर अभी ट्रॉपिक लेवल 2 में स्थिति यहां पर थी, लेकिन कुछ समय के पश्चात स्थिति इस स्थान पर हो गई, कुछ समय के पश्चात स्थिति इस स्थान पर आ गई, और कुछ समय पर ट्रॉपिक लेवल 2 में ये स्थिति आ गई। एक ही ट्रॉपिक लेवल पे हैं, हो सकता है ये 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो 2 में पहले यहां था, इसका मतलब है कि समय जैसे जैसे बढ़ रहा है प्रदूषक की मात्रा प्रारंभ में कम थी, लेकिन जैसे जैसे समय में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे प्रदूषक तत्व के संग्रहण की मात्रा क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्रदूषक या प्रदूषक के संचयन की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो हमने निष्कर्ष क्या निकाला? हमने निकाला निष्कर्ष कि समय में वृद्धि के साथ साथ किसी भी पोषी स्तर पर समय में वृद्धि के साथ साथ पदार्थों के यानी प्रदूषकों के संचयन की मात्रा में होने वाली जो वृद्धि है वो कहलाती है बायो एक्यूमुलेशन, जैविक संचयन की प्रक्रिया। क्या कहलाती है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं जैविक संचयन। बायो एक्यूमुलेशन। जैविक संचयन क्या है? तो आप कह सकते हैं जैविक संचयन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है, यानी कि जब किसी पोषी स्तर पर समय में वृद्धि के साथ साथ प्रदूषक तत्वों की मात्रा में या प्रदूषकों के संचयन की मात्रा में वृद्धि हो, इसे कहा जाता है क्या? बायो एक्यूमुलेशन। और जैविक संचयन के लिए क्या आवश्यक है? तो अगर मान लीजिए कि प्रदूषकों का क्या हो? अंतःग्रहण और संग्रहण। एक तरफ है प्रदूषकों का अंतर्ग्रहण, प्रदूषकों का अंतःग्रहण और संग्रहण। एक तरफ है प्रदूषकों का अंतःग्रहण और संग्रहण, और एक तरफ है प्रदूषकों का निष्कासन। ठीक है, इंडिविजुअल ट्रॉपिक लेवल पर है, ट्रॉपिक लेवल 2 1 2 लिया है हमने तो 2 ही मान लिया। तो अगर मान लीजिए प्रदूषकों का अंतःग्रहण और संग्रहण का दर
प्रदूषकों के निष्कासन के दर से कम है, तो क्या बायो एक्यूमुलेशन की प्रक्रिया होगी? आप कहेंगे सर अभी बायो एक्यूमुलेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए प्रदूषकों के संग्रहण और अंतःग्रहण का दर बराबर हो प्रदूषकों के निष्कासन के, जितनी मात्रा में प्रदूषक तत्व आ रहे हैं उतनी ही मात्रा में निकल करके बाहर भी चले जा रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन भी तो होता है, तो बाहर भी निकलते हैं, तो क्या बायो एक्यूमुलेशन की प्रक्रिया होगी? आप कहेंगे अभी भी बायो एक्यूमुलेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो कब होगी बायो एक्यूमुलेशन की प्रक्रिया? बायो एक्यूमुलेशन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि प्रदूषकों के अंतःग्रहण, इग्निशन और स्टोरेज, संग्रहण का दर अधिक हो प्रदूषकों के निष्कासन के दर से, अधिक मात्रा में अंदर आए और स्टोर हो जाएं। अंतःग्रहण और संग्रहण का दर अधिक हो, किससे? तो आप कहेंगे निष्कासन के दर से अधिक हो। जब ऐसी स्थिति बनती है तभी होता है क्या? आप कहेंगे ऐसी स्थिति में ही होता है जैव संचयन। क्या होता है? जैव संचयन। ठीक है, तो जैविक संचयन के लिए क्या आवश्यक है? तो आप कहेंगे कि जैविक संचयन के लिए आवश्यक है कि प्रदूषकों के अंतःग्रहण और प्रदूषकों के अंतःग्रहण के साथ साथ प्रदूषकों के संग्रहण का दर अधिक होना चाहिए प्रदूषकों के निष्कासन के दर से। ठीक है, तो ये तीन बातें थी, इंपॉर्टेंट थी तीनों बातें, तो इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक को समझते हैं, वो है पारिस्थितिक अनुक्रमण। इस माइक में क्या समस्या है? तो पारिस्थितिक अनुक्रमण को समझते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन को। पारिस्थितिक अनुक्रमण, ठीक है, इसे समझते हैं। सक्सेशन, SION है स्पेलिंग, ध्यान दीजिएगा। यहां से भी आपकी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, पूछ चुका है। पहले समझते हैं कि अर्थ क्या होता है इसका। पारिस्थितिक अनुक्रमण का अर्थ क्या है और फिर ये प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से अनुक्रमण की प्रक्रिया काम करती है। तो देखिए, पारिस्थितिक अनुक्रमण का अर्थ होता है पारिस्थितिक तंत्र का क्रमिक विकास। क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र का क्रमिक विकास। तो पारिस्थितिक तंत्र के क्रमिक विकास की प्रक्रिया को, पारिस्थितिक तंत्र के क्रमिक विकास की प्रक्रिया को ही पारिस्थितिक अनुक्रमण कहा जाता है। ठीक है, जो पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया कई चरणों से गुजरती है। ठीक है, तो जो प्रोसेस है ये कई चरणों से होकर के गुजरती है। जो सबसे पहला चरण होता है इसे कहा जाता है न्यूडेशन अथवा नग्नीकरण। न्यूडेशन कहते हैं अथवा नग्नीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके पश्चात जो दूसरी प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं आगमन या आक्रमण कह सकते हैं। इन्वेजन, आक्रमण। तीसरे स्तर पर होता है कंपटीशन, जिसे हम कहते हैं स्पर्धा।
तो स्पर्धा होती है। स्पर्धा के बाद होता है रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया। और फिर आते हैं चरम समुदाय। क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इस पूरी प्रोसेस को ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस को, क्योंकि आपकी यूपी में ये सीक्वेंस पूछा हुआ है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है उसे कहते हैं न्यूडेशन की प्रक्रिया अथवा नग्नीकरण की प्रक्रिया। एक एक करके समझेंगे सभी को अभी। फिर सेकेंड प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है इन्वेंशन अथवा आक्रमण। थर्ड है कंपटीशन। कंपटीशन, स्पर्धा। स्पर्धा के बाद होता है प्रतिक्रिया, रिएक्शन। और प्रतिक्रिया के पश्चात अंत में आता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी अथवा चरम समुदाय की स्थापना। ठीक है, अब देखते हैं कि किस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र का क्रमिक विकास होता है। इस बात को समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई एक क्षेत्र है और इसे हमने क्या कहा कि कोई क्षेत्र है, कोई भौगोलिक क्षेत्र है। तो ये है एक भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, तो न्यूडेशन का मतलब है कि न्यूडेशन दरअसल एक प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए अथवा पारिस्थितिक अनुक्रमण के लिए खाली भूमि का विकास होता है। किसका विकास होता है? तो ध्यान रहे, खाली भूमि का विकास होता है। अब भूमि किसी तरह से खाली होने की प्रक्रिया है। तो अगर मान लिया हमने कि ये भौगोलिक क्षेत्र है और इस भौगोलिक क्षेत्र में कोई ना कोई इकोसिस्टम बना होगा, कोई ना कोई पारिस्थितिक तंत्र बना होगा। इस इकोसिस्टम के विनष्ट होने और नए इकोसिस्टम के बनने की प्रक्रिया के लिए जब ये स्थल स्वरूप तैयार होता है तो हम इसे कहते हैं नगनीकरण की प्रक्रिया। यानी हम सरल भाषा में मैं कहूं तो यहां पर जो भी इकोसिस्टम बना हो उस इकोसिस्टम का विनाश हो जाए और स्थान पूरी तरह से खाली हो जाए। तो खाली होने की, स्थान के यानी भौगोलिक क्षेत्र के खाली होने की प्रक्रिया ही न्यूडेशन की प्रक्रिया कहलाती है। अब ये कैसे हो सकती है? तो अगर मान लीजिए कोई भूखंड है और यहां पर क्या हो जाए, ज्वालामुखी की प्रक्रिया हो जाए। इस स्थान पर ज्वालामुखी की प्रक्रिया हो जाए। ठीक है, तो ज्वालामुखी की जब प्रक्रिया हो जाएगी तो ज्वालामुखी की प्रक्रिया के कारण इस क्षेत्र में मलबा फैल जाएगा, है ना। हम कह सकते हैं गर्म गलित पदार्थ फैल जाएंगे और गर्म गलित पदार्थ फैलने के कारण ये क्षेत्र का इकोसिस्टम पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा और ये क्षेत्र पूरी तरह से खाली हो सकता है। और क्या हो सकता है? बाढ़ आ जाए बहुत अधिक मात्रा में, बाढ़ का प्रभाव हो, मृदा का निक्षेपण हो जाए, सूखे का बहुत दीर्घकालीन प्रभाव हो, तो सूखा का बहुत दीर्घकालीन प्रभाव पड़ जाए, क्षेत्र पूरी तरह से खाली हो जाए। अगर वनाग्नि, जंगल की आग, अगर अग्नि का बहुत अधिक प्रभाव हो जाए, पूरा क्षेत्र जल जाए। ठीक है, इनके साथ साथ कोई महामारी फैल जाए, कोई बहुत अधिक प्रचंड महामारी फैल जाए और पूरा क्षेत्र क्या हो जाए, खाली हो जाए। तो देखिए, जब कोई क्षेत्र पूरी तरह यानी किसी भौगोलिक क्षेत्र के पूर्ण रूप से पारिस्थितिक तंत्र विहीन होने की प्रक्रिया, यानी वहां पर जो इकोसिस्टम बना हुआ था वो इकोसिस्टम नष्ट हो गया, इस प्रक्रिया को कहा जाता है न्यूडेशन अथवा नग्नीकरण की प्रक्रिया। अब जब ऐसी प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया के पश्चात यहां पर जो बना हुआ इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम धराशायी हो जाता है और इकोसिस्टम खत्म होने के पश्चात ये क्षेत्र पूरी तरह से खाली हो जाता है। तो इस प्रक्रिया के कारण इस भौगोलिक क्षेत्र में कौन सी प्रक्रिया हुई? न्यूडेशन। और इसके कारण खाली भूमि
अथवा क्षेत्र का क्या हुआ, विकास। तो खाली भूमि अथवा खाली क्षेत्र का विकास हो जाता है। ये जो खाली भूमि है अथवा जो एक खाली क्षेत्र का विकास हुआ, इस खाली क्षेत्र पर आसपास के क्षेत्रों से, जो अलग के क्षेत्र हैं, इन आसपास के क्षेत्रों से किनका, तो जीव और वनस्पतियों का आगमन प्रारंभ हो जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों से, विभिन्न क्षेत्रों से क्या होगा, ये खाली क्षेत्र का विकास हो जाएगा और इस खाली क्षेत्र की ओर अलग अलग क्षेत्रों से जब विभिन्न जातियों का प्रवेश होने लगे, क्या होने लगे, हम कहेंगे विभिन्न जातियों का प्रवेश। ठीक है, इस खाली क्षेत्र में जब विभिन्न जातियों का प्रवेश होगा तो इस विभिन्न जातियों के प्रवेश की प्रक्रिया को ही कहा जाता है क्या, इन्वेंशन। तो इन्वेंशन सेकेंड स्टेज है और इस सेकेंड स्टेज में क्या होता है, इस सेकेंड स्टेज में आसपास से विभिन्न जातियों के समूह इस क्षेत्र की ओर आ रहे होते हैं। अब होता क्या है, होता कुछ ऐसा है कि प्रारंभ में ये क्षेत्र पूरी तरह से खाली हो रहा है और जब क्षेत्र पूरी तरह से खाली हो गया है तो इस जगह पर अजैविक घटक जो होंगे उनकी भरमार होगी। हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन तो ठीक ठाक मात्रा में उपस्थित होंगे। अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, इन्वेंशन जिसे हम कह रहे हैं, तो दूसरे स्तर में अलग अलग समुदाय के लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रारंभ में तो संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और जब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध संसाधन हैं तो कोई भी जाति किसी दूसरे जाति के साथ किसी भी तरह का टकराव नहीं हो रहा है। तो सेकेंड स्टेज में अभी कोई टकराव नहीं हो रहा, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से लोग आकर के प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे यहां पर जो संसाधन है, इन संसाधनों पर दबाव बढ़ने लग जाएगा और जब जातियों का संख्या का दबाव बढ़ने लगेगा तो संसाधनों को लेकर के प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो जाएगी, यानी स्पर्धा या कंपटीशन की स्थिति स्टार्ट हो जाएगी। तो हम थर्ड स्टेज में पहुंच जाएंगे। थर्ड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज क्या ऐसी स्थिति है जब बाहर से आई हुई समुदायों को या बाहर से आए हुए समुदायों के मध्य संसाधनों को लेकर के संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो यहां पर प्राकृतिक संसाधन है और इन प्राकृतिक संसाधनों के लिए जब संघर्ष प्रारंभ हो जाए, क्या हो जाए, संघर्ष, इसे कहते हैं कंपटीशन। और ये दो तरह से होता है, एक होता है अंतः जातीय और दूसरा होता है अंतराजातीय। ये कंपटीशन दो तरह से चलता है, एक तो अंतः जातीय यानी और अंतराजातीय, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य संघर्ष चलेगा और विभिन्न जातियों के सदस्यों के मध्य भी संघर्ष चलेगा। तो संघर्ष दो तरह से चल रहा है। जो जातियां इस संघर्ष में असफल हो जाती हैं, इस संघर्ष में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाती, वो जातियां इस क्षेत्र को छोड़ करके किसी और क्षेत्र की ओर पलायन कर जाती हैं। तो वो जातियां, वो सदस्य जो इस संघर्ष में सफल नहीं हो पाएंगे, ये सदस्य इस क्षेत्र को छोड़ करके कहीं और पलायन कर जाएंगे अथवा विलोपन के शिकार हो जाएंगे। तो विलोपन हो जाएगा, अगर अपने अस्तित्व को बचाए रखना है तो फिर ये क्या करेंगी, इस क्षेत्र को ही छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे। अब जो बचे हुए सदस्य हैं, इन बचे हुए सदस्यों के द्वारा इस जगह के प्राकृतिक परिवेश के मध्य एक प्रकार के क्या होगा, अंतः संबंध स्थापित होने की प्रक्रिया होगी। तो जो सदस्य इस संघर्ष में जीत गए हैं अब वो सदस्य इस स्थान के प्राकृतिक परिवेश के साथ, प्राकृतिक वातावरण के साथ अंतः संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे, अंतः संबंध स्थापित करेंगे। इस प्रक्रिया को कहते हैं रिएक्शन। तो अब अगला स्टेज जो था हमारा क्या, प्रतिक्रिया। तो इस स्थान पर क्या हो रहा है, हम कह सकते हैं इस स्थान पर जो सदस्य बचे हुए हैं, ये सदस्य यहाँ के प्राकृतिक वातावरण के साथ
अंतः संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और अंतः संबंध स्थापित करने के पश्चात जो समुदाय इस स्थान पर बचेगा, यानी कि जो समुदाय इस स्थान पर क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं स्थापित समुदाय, वही समुदाय कहलाता है चरम समुदाय या क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो इस पूरी प्रक्रिया के अंत में क्या होगा, तो आप कहेंगे इस पूरी प्रक्रिया के अंत में एक ऐसा समुदाय होगा जो खुद को इस प्राकृतिक परिवेश के साथ यानी या इस भौगोलिक क्षेत्र के साथ अपने आप को समायोजित कर लेगा, अपने आप को स्थापित कर लेगा। इस प्रकार के सदस्यों को जो खुद को स्थापित कर लेते हैं चरम समुदाय के सदस्य कहा जाता है। ठीक है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन अथवा पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया क्या है, आप कह सकते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र का क्रमिक विकास होता है। पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया कई चरणों से होकर के गुजरती है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, नगरीकरण की प्रक्रिया होती है। और नगरीकरण की प्रक्रिया के तहत कोई भौगोलिक क्षेत्र पूर्ण रूप से पारिस्थितिक विहीन हो जाता है अथवा पारिस्थितिक तंत्र वहां पर स्थापित पारिस्थितिक तंत्र का विनाश हो जाता है। संबंधित क्षेत्र में किनका, तो आप कह सकते हैं अजैविक घटकों की भरमार होती है या अजैविक घटक पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों से विभिन्न समुदाय के लोग जब इस क्षेत्र की ओर पलायन करते हैं या इस क्षेत्र की ओर स्थापित होने की उद्देश्य से प्रवेश करते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है इन्वेंशन की प्रक्रिया। प्रारंभ में सदस्य आकर के स्थापित होते हैं, संसाधन पर्याप्त होते हैं, संघर्ष नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे इस क्षेत्र में सदस्यों की संख्या बढ़ती जाती है आपस में संघर्ष प्रारंभ हो जाते हैं। संघर्ष क्यों, संसाधनों को लेकर के संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही स्पर्धा कहा जाता है। संसाधनों को के लिए जो संघर्ष होता है, ये संघर्ष दो तरह से होता है, एक तो अंतःजातीय और अंतराजातीय। एक ही जाति के सदस्य आपस में संघर्ष करते हैं और विभिन्न जातियों के सदस्य आपस में भी संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इस संघर्ष में वो सदस्य जो इस संघर्ष में भाग लेते हैं और अंततः विजित हो जाते हैं, चरम समुदाय के सदस्य कहलाते हैं। और इस यहाँ पर स्थापित जो प्राकृतिक परिवेश है उसके साथ साथ समायोजित होकर के खुद को जो स्थापित कर लेते हैं वो तो चरम समुदाय के सदस्य होते हैं, लेकिन जो पलायन करके भाग जाते हैं या तो क्षेत्र को छोड़कर दे देते हैं या तो विलोपन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ सदस्य ऐसे होते हैं। तो इस पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया में जितने भी सदस्य भाग लेते हैं, इन समस्त सदस्यों को कहते हैं क्रमक। ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रीलिम्स में पूछा हुआ प्रश्न है, क्रमक या सीरी कहते हैं। तो सीरी क्या है? सीरी वो सदस्य होते हैं जो पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले सदस्य हैं। तो सीरी क्या है? आप कहेंगे सीरी पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले सदस्यों को सीरी कहते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगर मान लीजिए कि मरुस्थलीय क्षेत्र है और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया हो रही है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में होने वाली पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया को, मरुस्थलीय क्षेत्र है और इस स्थान पर क्या हो रहा है, पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में होने वाली पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया को जीरो सीरी कहते हैं। XERO, जीरो सीरी, SERE, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे ही पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया चट्टानी क्षेत्र में हो रही है, कहां हो रही है, तो चट्टानी क्षेत्र, कोई है चट्टानी क्षेत्र और चट्टानी क्षेत्र में क्या हो रहा है, पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया ही हो रही है।
तो चट्टानीय क्षेत्र में जो पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं लिथोसिरी। क्या कहते हैं? लिथोसिरी कहा जाता है। ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई जल भराव का क्षेत्र है जल भराव का क्षेत्र है और जल भराव के क्षेत्र में कोई क्या हो रहा है, पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया हो रही है, तो इसे कहा जाता है हाइड्रोसीरी। कौन सा क्षेत्र? तो क्षेत्र है जल भराव का क्षेत्र, और इस स्थान पर होने वाली पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोसीरी। तो तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहला ध्यान रखना है क्या? जीरो सीरी। जीरो सीरी ऐसे क्षेत्रों में होती है जहां पर क्या है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र है, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में अगर पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया हो तो इसे कहा जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में होने वाली पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया को जीरो सीरी, चट्टानी क्षेत्रों में होने वाली पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया को लिथोसेरी, और जल भराव वाले क्षेत्रों में होने वाली पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया को हाइड्रोसीरी कहते हैं। तो आज जियो बायो, सबसे पहले तो जो लास्ट टॉपिक बचा था उसको डिस्कस कर दिए। उसके बाद जो मेन टॉपिक था वो था क्या? जियो बायो केमिकल साइकिल। और निष्कर्ष हमने ये निकाला कि पारिस्थितिक तंत्र में जहां एक ओर ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है, वहीं दूसरी ओर पदार्थों का चक्रीय प्रवाह होता है। और हमने इस बात को समझा कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैविक समुदाय के मध्य पदार्थों के चक्रीय प्रवाह को ही भूजैव रासायनिक चक्र कहा जाता है। ठीक। अब पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषी स्तरों में अगर कोई पदार्थ प्रदूषक तत्व प्रवेश कर जाए और पोषी स्तरों में वृद्धि के साथ साथ, किसके साथ साथ? पोषी स्तरों में वृद्धि के साथ साथ प्रदूषक तत्व के संचयन में वृद्धि हो रहे हो या प्रदूषक के संकेंद्रण में वृद्धि हो, यह प्रक्रिया कहलाती है बायोमैग्निफिकेशन की प्रक्रिया। ठीक है। उसके बाद लास्ट में देखा कि अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल ट्रॉपिक लेवल है और उस इंडिविजुअल ट्रॉपिक लेवल पर क्या हो, तो समय के साथ प्रदूषक तत्व के संकेंद्रण में वृद्धि हो, तो इसे कहा जाता है बायो एक्यूमुलेशन की प्रक्रिया। और लास्ट में हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन को देख लिया। इकोलॉजिकल सक्सेशन है पारिस्थितिक तंत्र के क्रमिक विकास की प्रक्रिया। पारिस्थितिक तंत्र के क्रमिक विकास की प्रक्रिया ही इकोलॉजिकल सक्सेशन है। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।